अच्छा जी, जिन जिन बच्चों ने ओ लेवल्स दिया था अक्टूबर नवंबर में, कैसे ग्रेड्स आए आप लोगों के, क्या रहा रिजल्ट? If they don't want to share it publicly, they can just send me a message, private message on Zoom. सर 18 को रिजल्ट है ना? अच्छा हाँ, अभी तो ए लेवल्स का है, सही है। 14 को आज नहीं आना था? नहीं 18 को है सर। चलो 4 दिन और सुकून है। हाँ सर, जब तक नहीं आता जब तक सुकून है। कहाँ रह गए बाकी बच्चे? सिर्फ 26 स्टूडेंट्स हैं। मुस्तकीम आया है? नहीं, मुस्तकीम आज नहीं है। अच्छा जी। और सारिम भी आए हुए हैं, सब आए हुए हैं। चलो बस फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग 1-2 मिनट में, ठीक है? अच्छा जी बच्चों, प्रीवियस क्लास में हम लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ रहे थे कि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन। लेकिन यहाँ पे फोर्स जो है वो कितने एरिया के ऊपर लग रही होती है, तो उस चीज़ को भी हम लोग एक इम्पोर्टेंस देते हैं। और इस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हुए हम एक न्यू टर्म की तरफ डेवलपमेंट पे जाते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस के लिए हमने जो फॉर्मूला बनाया था, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है? उसके बाद हमने कहा था कि किसी चीज़ में जो एक्सटेंशन होती है वो डिपेंड करती है कि उसकी लेंथ कितनी लंबी है। जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतनी ज़्यादा एक्सटेंशन होगी। तो उसके लिए फिर हमने एक और क्वांटिटी बनाई थी जिसको हम कहते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन किसके बराबर होती है? एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ, या चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है जी? फिर वी डिस्कस दैट कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे स्ट्रेस लगाएंगे तो उसमें स्ट्रेन होगा, और अगर स्ट्रेस नहीं होगी, फोर्स नहीं लगेगी, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो स्ट्रेन भी नहीं होगा। तो इसलिए हमने क्या कहा था कि फिर स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसका भी एक ग्राफ बनेगा दैट इज एज सिंपल एज द ग्राफ ऑफ द हुक्स लॉ। बिल्कुल हुक्स लॉ के ग्राफ की तरह ही होगा, और दैट द ग्राफ विल बी इन स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा और ओरिजिन से गुजरेगा, ठीक है जी? सो दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, ओके? अब इस ग्राफ का जो ग्रेडियंट है, द ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ, which is actually stress upon strain, ठीक है जी? क्योंकि y एक्सिस पे है आपके पास स्ट्रेस और x एक्सिस पे है आपके पास स्ट्रेन, तो y अपॉन x होता है ग्रेडियंट, तो ये x अपॉन हो जाएगा, और दैट इज एक्चुअली स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और ये स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो होता है इसको हम बोलते हैं यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है? सो द ग्रेडियंट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ इज एक्चुअली यंग्स मॉडुलस, ठीक है जी? इसको जरा नोट कर लीजिए आप लोग।
यानी यंग्स मॉडुलस is equals to stress upon strain। और यंग्स मॉडुलस का सिंबल जो हम लोग एएस की फिजिक्स में बनाते हैं वो कैपिटल ई है, ठीक है जी। हालांकि वाई बनाना चाहिए था, बहुत सारे सिलेबसेस में वाई होता है, लेकिन पता नहीं यहाँ पे ई क्यों बनाते हैं। बट स्टिल दिस इज ई इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन विच इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। ओके जी, तो दिस इज एक्चुअली यंग्स मॉडुलस, द फॉर्मूला ऑफ यंग्स मॉडुलस। अच्छा, क्योंकि स्ट्रेस का यूनिट होता है पास्कल्स पीए और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, नो यूनिट, तो इसी वजह से आपके पास यंग्स मॉडुलस का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ यंग्स मॉड्यूलस इज आल्सो पास्कल्स, या हम इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या इसको हम kg m-1 s-2, ठीक है, जो कि प्रेशर का यूनिट बनता है, वही जो है पास्कल्स का या स्ट्रेस का जो यूनिट है वही जो बिल्कुल है यंग मॉडुलस का यूनिट बनेगा, ठीक है जी। यंग्स मॉडुलस क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है, इट इज नॉट अ वेक्टर, इट इज अ स्केलर। ओके, इसको कॉपी कर लीजिए जरा इस चीज को जल्दी से। सर यंग मॉडुलस किस चीज के लिए इस्तेमाल होता है? देखो, यंग मॉडुलस इज अ मटेरियल कांस्टेंट, ठीक है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है। के कांस्टेंट ऑब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कैसा ऑब्जेक्ट है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रिंग्स हैं अगर हमारे पास सेम मटेरियल के ना, तो सबका के कांस्टेंट अलग होगा। मैं भी इसको एक्सप्लेन करता हूँ, इसको कॉपी कर लें, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। जी ज़ारा, आपने रेज हैंड किया है, कोई क्वेश्चन पूछना बेटे? ओके, इट्स ओके। सर आपने कल एक चीज बताई थी, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। हम्म, तो सर वो बता देंगे थोड़ा सा क्या होता है? सर मैं मैं उसको आखिर देख में समझ भी नहीं आया। मैं बता देता हूँ। ठीक। अच्छा जी, कॉपी हो गया ये? यस सर। अच्छा जी, यंग्स मॉडुलस क्या चीज होती है? यंग्स मॉडुलस, जैसे कि मैंने बताया, यंग्स मॉडुलस एक मटेरियल कांस्टेंट है, ठीक है, इट इज ए मटेरियल कांस्टेंट, ठीक है। स्ट्रेन कैसे कांस्टेंट है? स्ट्रेन
जितनी ज़्यादा हमारे पास लेंथ बढ़ती जाएगी हाजरा, उतनी ज़्यादा हमारे पास एक्सटेंशन बढ़ती चली जाएगी ना। तो लेंथ और एक्सटेंशन दोनों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्ट्रेन तो बढ़ेगी ना। ठीक है, एक्चुअली में सिंपल लैंग्वेज में स्ट्रेन क्या है कि आपके पास जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें से आप कितनी एक्सटेंशन एक्सट्रैक्ट कर सके, उसमें से कितनी एक्सटेंशन हो सकी, दैट इज एक्चुअली स्ट्रेन। ओके, यानी आप स्ट्रेस लगाएंगे तो किसी भी ऑब्जेक्ट में स्ट्रेन जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक है, अच्छा जी, यंग मॉडुलस क्या है? यंग मॉडुलस मटेरियल कांस्टेंट होता है, जबकि स्प्रिंग कांस्टेंट या इलास्टिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ऑब्जेक्ट। मैं इस चीज को जरा एक्सप्लेन कर दूं बेहतर तरीके से। लेट्स से मेरे पास दो स्प्रिंग्स हैं स्टील के, ठीक है जी। दिस इज स्प्रिंग 1, दिस इज स्प्रिंग 2। दो स्प्रिंग्स हैं, दोनों किसके बने हुए हैं? स्टील के बने हुए। ठीक है, एक स्प्रिंग 1 है, एक स्प्रिंग 2 है। अच्छा, स्प्रिंग 1 को जब हमने स्टडी किया तो इसका के कांस्टेंट है हमारे पास 10 न्यूटन पर मीटर, यानी इसको 1 मीटर खींचने के लिए हमें 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए। जबकि स्प्रिंग बी का जो के कांस्टेंट है स्प्रिंग 2 का, दैट इज 20 न्यूटन पर मीटर। ठीक है जी, यानी इसको 1 मीटर खींचने के लिए आपको कितना फोर्स चाहिए होगा? 20 न्यूटन का। ये बताइए कौन सा स्प्रिंग ज्यादा टफ है? स्प्रिंग 2। स्प्रिंग 2 इज मोर टफर देन स्प्रिंग 1। स्प्रिंग 2 का जो के कांस्टेंट है वो ज्यादा है, और उसका एक रीजन भी आपको दिख रहा होगा, क्योंकि स्प्रिंग 1 और स्प्रिंग 2 की लेंथ तो सेम है, लेकिन स्प्रिंग 2 का क्या डिफरेंट है? साइज, एरिया, सिंपल लैंग्वेज में एरिया। क्रॉस ठीक है ना, सेक्शनल एरिया। बिल्कुल सही है, क्रॉस सेक्शन एरिया उसका डिफरेंट है। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन मैं कहूंगा दोनों के यंग्स मॉडुलस क्या है? दोनों के यंग्स मॉडुलस सेम है। क्यों यंग्स मॉडुलस सेम है? क्योंकि ये दोनों स्प्रिंग्स बने किसके हैं? स्टील। किसके बने? स्टील के बने। स्टील। ठीक है, तो यंग मॉडुलस जैसे कि मैंने बताया कि मटेरियल का कांस्टेंट है, कौन सा ऑब्जेक्ट किस मटेरियल से बना हुआ है, यंग्स मॉडुलस उस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है जी, जबकि कोई स्प्रिंग भी कांस्टेंट, मटेरियल को कहें। हाँ, कोई डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट यंग मॉडुलस होते हैं। गोल्ड का अलग यंग मॉडुलस होगा, कॉपर का अलग होगा। बल्कि यंग मॉडुलस को देख के भी हम लोग ये ऑब्टेन कर सकते हैं कि हमारे पास किस मटेरियल के बारे में बात हो रही है। या अगर हमारे पास एक कॉपर है, उसका एक यंग मॉडुलस है और वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, ओरिजिनल कॉपर के यंग्स मॉडुलस से डिफरेंट है, तो इसका मतलब है कि उस कॉपर में यकीनन क्या हुई है? थोड़ी सी इम्प्योरिटीज ऐड हुई हुई है। समझ में आ रही है बात? जी सर, आ रही। ठीक है, तो इस तरीके से हम यंग्स मॉडुलस को डिफाइन करते हैं। जी बिल्कुल सही है। जैसे कि इंसान है, ठीक है, तो डिफरेंट किस्म के लोग होते हैं, ठीक है, लेकिन उनकी डिफरेंट आदतें होती हैं, डिफरेंट चीजें होती हैं। तो एक्चुअली में सबका यंग मॉडुलस तो सेम है, सबके सब इंसान है, ठीक है ना। लेकिन जो आदतें सबकी डिफरेंट हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबका जो है वो के कांस्टेंट जो है वो डिफरेंट होता जाएगा। तो के कांस्टेंट एक्चुअली स्प्रिंग की लेंथ पे, स्प्रिंग के क्रॉस सेक्शन एरिया पे, उसके डायमीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। जबकि आपके पास जो यंग्स मॉडुलस है वो इन चीजों के ऊपर नहीं डिपेंड कर रहा होता। दिस इज सिंपली अ मटेरियल कांस्टेंट। गोल्ड का अलग यंग मॉडुलस होगा, स्टील का अलग होगा, आयरन का अलग होगा, कॉपर का अलग होगा। ठीक है जी, तो इस तरीके से हम यंग्स मॉडुलस को डिफाइन कर रहे होते हैं। ठीक है भाई, तो मतलब ये भी मटेरियल कांस्टेंट होता है, इसकी ये भी टफनेस बताता है, तो के भी तो आपको टफनेस ही तो बता रहा होता है स्प्रिंग की। के टफनेस बता रहा है, लेकिन अगर हम देखो ना, अगर हम एक स्टील स्प्रिंग के एरिया को इंक्रीज कर दें, उसको बढ़ा दें, तो उससे उसकी टफनेस क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी ना। तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि स्प्रिंग को मैं ज्यादा मोटा करता जाऊं तो एक वक्त आएगा वो स्टील जो है वो गोल्ड में बदल जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। यंग मॉडुलस हमेशा सेम रहेगा हाँ, उसकी टफनेस से। यंग्स मॉडुलस पे थोड़ी इफेक्ट आएगा कोई, ठीक है ना, वो हमेशा सेम रहेगा हमारे पास।
आई थिंक ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा सबको कि डायमेंशंस को चेंज करेंगे ना अगर हम, तो डायमेंशंस को चेंज करने से उस मटेरियल का स्प्रिंग कांस्टेंट तो चेंज हो सकता है, लेकिन उसकी जो एक्चुअल यंग मॉडुलस की वैल्यू है ना, स्प्रिंग कांस्टेंट तो चेंज होगा लेकिन यंग मॉडुलस है उसकी जो नेचर है वो नेचर चेंज नहीं होगी। ठीक है, जी बच्चों, एनी क्वेश्चंस? जी, ये नोट हो गए सारे पॉइंट्स या मैं नोट करवाऊं इसको? हो गया सर। बल्कि जिन्होंने नहीं किया वो नोट कर लें। द स्प्रिंग कांस्टेंट और इलास्टिक कांस्टेंट, the spring constant or elastic constant depends upon the dimension of the object, depends upon the dimension of the object जी लिख लिया भैया? हेलो, जी सर लिख लिया। the spring Yes, sir. constant, elastic constant of the material, the object depends upon its dimension. Dimensions के साथ आप ब्रैकेट में लिख लिएगा लेंथ, डायमीटर एक्सेट्रा। डायमेंशन के साथ लिखिएगा लेंथ, डायमीटर एक्सेट्रा। ठीक है, while the Young's modulus of the material, while the Young modulus of the material is independent, while the Young modulus of the material is independent on the dimensions, on the dimensions, यानी यंग मॉडुलस जो है वो आपके डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता। ठीक है भाई, यंग्स जो मॉडुलस है वो आपके पास मटेरियल कांस्टेंट है। ठीक है भाई, सर एक दफा शुरू से The spring constant or elastic constant of an object depends upon the dimensions. स्प्रिंग कांस्टेंट, इलास्टिक कांस्टेंट जो है वो आपके मटेरियल की डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। डायमेंशंस में मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था लेंथ, डायमीटर एक्सेट्रा। ठीक है, while the young modulus of the material is independent
इंडिपेंडेंट ऑफ द डायमेंशन, यानी यंग मॉडुलस जो है वो मटेरियल का इंडिपेंडेंट होता है, यानी डिपेंड नहीं कर रहा होता है डायमेंशंस के ऊपर। डायमेंशंस मीन लेंथ, एरिया वगैरह। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप एक कॉपर के स्प्रिंग को या कॉपर के ऑब्जेक्ट को लंबा करते जाएं या मोटा करते जाएं तो वो कॉपर जो है वो स्टील में या आयरन में बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जितनी भी आप उसकी डायमेंशंस चेंज कर दें और कॉपर कॉपर में ही रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से यंग मॉडुलस जो है वो मटेरियल कांस्टेंट है, वो डायमेंशंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक है जी। अच्छा, क्या कोई रिलेशन बन सकता है के का और यंग मॉडुलस का? क्या हम के और यंग मॉडुलस के दरमियान में कोई रिलेशन बना सकते हैं? तो लेट्स डू दैट। रिलेशन बिटवीन के एंड ई। के क्या है आपके पास? स्प्रिंग कांस्टेंट। और ई क्या है? यंग्स मॉड्यूलस, ठीक है जी। ई आपके पास यंग्स मॉडुलस है, ठीक है। ये रिलेशन कैसे डेवलप होगा जरा समझिएगा। अभी मैंने आपसे कहा कि यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। स्ट्रेस किसके बराबर होता है? फोर्स अपॉन एरिया के। और स्ट्रेन किसके बराबर होता है? एक्सटेंशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ के। तो अगर मैं ये वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये हो जाएगा एफ अपॉन ए अपॉन एक्स अपॉन एल, ठीक है जी। विच मीन्स ये एक्चुअली में यूं लिखा हुआ है, E इज इक्वल्स टू एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाय एक्स अपॉन एल। और ये डिवाइड का साइन जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो दिस इज एफ अपॉन ए मल्टीप्लाई बाय एल अपॉन एक्स, ठीक है जी। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ एफ किसके बराबर होता है? के एक्स के। हुक्स लॉ के हिसाब से एफ किसके बराबर है? के एक्स के, ठीक है। तो ये कुछ यूं चल रही है हमारी डेरिवेशन और अब मैं यूं लेके जा रहा हूँ उसको, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या होगा? f की जगह हम kx जब लगाएंगे तो दिस विल बिकम e इज इक्वल्स टू kx अपॉन a मल्टीप्लाई बाय l अपॉन x, ठीक है जी। कुछ कैंसिलेशन हो जाएगी, x से x क्या होगा? कैंसल आउट हो जाएगा। फाइनली जो हमें रिलेशन मिल रहा है वो क्या मिल रहा है? e इज इक्वल्स टू kl अपॉन a। और इसको और बेहतर तरीके से आप कैसे लिख सकते हैं कि अगर हम k को सब्जेक्ट बनाएं, k इज इक्वल्स टू e a upon l. This is the relation between k and e. Obviously जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज्यादा होगा वो उतना टफ मटेरियल होगा। जैसे कि मैंने कल एक एग्जांपल आपसे पूछी थी कि मैंने कहा जी स्टील ज्यादा टफ होता है या प्लास्टिक ज्यादा टफ होता है? तो ये जो आप प्लास्टिक और स्टील की बात कर रहे हैं ना, ये आप के कांस्टेंट की नहीं, एक्चुअली यंग्स मॉडुलस की बात कर रहे हैं, उस मटेरियल की नेचर की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, नेचर के मुताबिक हमारे पास स्टील इज मोर स्ट्रॉन्गर देन प्लास्टिक, ठीक है ना। अब स्टील के बने हुए ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनके के कांस्टेंट ज्यादा होंगे, प्लास्टिक के बने हुए ऑब्जेक्ट्स के कांस्टेंट कम होंगे, लेकिन फिर भी वो के कांस्टेंट किन चीजों पे डिपेंड कर रहा होगा? एरिया पे और लेंथ के ऊपर, ठीक है जी। तो के कांस्टेंट किस पे डिपेंड कर सकता है? एरिया और लेंथ पे, डायमेंशंस पे डिपेंड कर सकता है। लेकिन यंग्स मॉडुलस जो है वो ई और ए के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा होता, ठीक है जी। ई और एल पे, सॉरी। इज दैट क्लियर? या किसी ने सवाल पूछना है इसमें कोई? सर फिर से बता दें। मैं फिर से बता देता हूँ। यंग्स मॉडुलस जो है वो जितना ज्यादा किसी मटेरियल का होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ज्यादा होगा, या इतनी, यानी कि वो मटेरियल उतना टफ होगा, ठीक है। इसी तरीके से यंग मॉडुलस आपके पास डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर आप किसी मटेरियल की लेंथ बढ़ाएंगे, एरिया बढ़ाएंगे, तो उससे यंग्स मॉडुलस पे किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट हमारे पास डायमेंशंस को, लेंथ को, एरिया को चेंज करने से उस मटेरियल की के की वैल्यू में जरूर चेंज आएगा, ठीक है जी। यानी के जो है वो स्प्रिंग कांस्टेंट, ये डिपेंड कर रहा होगा उसके ऊपर, डायमेंशंस के ऊपर, ठीक है। और इसी चीज को रिलेटेड में रखते हुए एक ट्रिक क्वेश्चन भी आपसे किया जाता है।
वो ट्रिक क्वेश्चन क्या है, मैं चले वो दिखाता हूँ आपको। व्हाट इज दैट ट्रिक क्वेश्चन? ये हो गया भाई कॉपी? यस जी सर। अच्छा जी। सो दैट ट्रिक क्वेश्चन इज दिस वन। खामोशी से जरा इस क्वेश्चन को 74 को रीड कीजिएगा और मुझे बताइए कि इसका क्या आंसर होगा। बी डी? बी बी बी? अच्छा जी, क्यों बी क्यों होगा भाई? इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस। बिल्कुल सही है, क्योंकि यंग मॉडुलस इंडिपेंडेंट ऑफ डायमेंशंस पे होता है। उसने सिर्फ लंबी की है आप लोगों के साथ। या अगर हम उसकी लेंथ को आधी कर दें, डायमीटर को चेंज कर दें, डायमीटर को चेंज करने से यंग मॉडुलस पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा? सर समझ आंसर नहीं किसी, आया। देखो यार वो सवाल बड़ी चालाकी से कर रहा है। यंग मॉडुलस ऑफ अ स्टील इज डिटरमाइंड यूजिंग अ लेंथ ऑफ अ स्टील वायर इज फाउंड टू हैव ई। एक स्टील वायर का हमने जो है वो यंग मॉडुलस निकाला, ठीक है, और उस स्टील वायर को जो है यंग मॉडुलस हमारे पास ई आया। फिर एक और एक्सपेरिमेंट हमने कैरी आउट किया सेम स्टील का, बट हैव हाफ लेंथ। हमने इस दफ़ा उस जो भी वायर थी या स्प्रिंग था उसकी आधी लेंथ ली और उसका डायमीटर भी आधा लिया। तो वो कह रहे हैं कि अब आपके पास यंग मॉडुलस कितना ऑब्टेन होगा। तो आंसर ये है कि स्टील सेम ही है भाई, तो यंग मॉडुलस तो सेम ही रहेगा ना। यंग मॉडुलस पे थोड़ी कोई फर्क पड़ेगा, सही 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 सही। ठीक है ना। तो ये बेसिकली ट्रिक क्वेश्चन है एक्चुअली, ठीक है भाई। तो हाँ, के कांस्टेंट जरूर चेंज होगा डायमेंशन से। अच्छा बाय द वे अगेन, हमेशा मैं एक चीज बार बार बोलता रहता हूँ, वो कभी भी आपको एरिया नहीं देते। नॉर्मली वो आपको क्या देते हैं? डायमीटर देते हैं, क्योंकि वायर है, स्प्रिंग है। लेट्स से हमारे पास एक वायर है, ठीक है, दिस इज द वायर। तो वायर का एक्चुअल में शेप क्या होता है? व्हाट इज द शेप ऑफ द वायर? इट इज अ सिलेंड्रिकल शेप, इट इज सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर। और ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए सिलेंडर का जो फॉर्मूला होता है वो है पाई आर स्क्वायर। अगेन काफी दफा बता चुका हूँ, आर कभी भी मेजर नहीं होता, आर कैलकुलेट होता है। और आर कैसे कैलकुलेट होता है? आर होता है डायमीटर डिवाइडेड बाय 2k, ठीक है, जो दिस डी इज व्हाट? डायमीटर। तो एक्चुअली में आर स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? डी स्क्वायर अपॉन 4k। तो नॉर्मली हम सबसे ज्यादा जो होमोजेनिटी के चैप्टर में भी हमने यूज किया था कि एरिया किसके बराबर होता है? पाई डी स्क्वायर अपॉन 4k, ठीक है। अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। अभी हमने एक रिलेशन बनाया है k इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन एल, यानी जितना ज्यादा आपके पास किसी मटेरियल का एरिया ज्यादा होगा वो उतना टफ होता जाएगा। मोटा जितना ऑब्जेक्ट होगा उसकी टफनेस बढ़ती जाएगी, और जितनी ज्यादा लेंथ ऑब्जेक्ट की बढ़ती जाएगी उसकी टफनेस या उसकी के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू कम होती जाएगी। यानी कि एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और ई यंग मॉडुलस तो कांस्टेंट रहेगा अगर मटेरियल चेंज नहीं हो रहा। मटेरियल चेंज नहीं हो रहा, दूसरा टेम्परेचर अगर चेंज नहीं हो रहा, टेम्परेचर से भी इफेक्ट हो जाता है। ये इक्वेशन काफी हद तक उस इक्वेशन से मिलती जुलती है जो आपने रेजिस्टिविटी की पढ़ी है ओ लेवल्स में। रेजिस्टिविटी की इक्वेशन याद है आप लोगों को? रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, अगर आप लोगों को याद हो। पढ़ी है ना भैया रेजिस्टिविटी वाले रिलेशन? जी सर। ठीक है, तो ये एक्चुअल में वही इक्वेशन है। खैर, तो अब एरिया जो है
पर टेम्परेचर से फर्क पड़ता है हाजरा, बिल्कुल पड़ता है, बट टेम्परेचर वाला हिस्सा हमारे सिलेबस में नहीं है एक्चुअल में, ठीक है ना, वो तो मैंने एक बात बोल दी। लेकिन ऑब्वियसली मटेरियल इंजीनियरिंग में जब हम कोई मटेरियल के बारे में पढ़ रहे होते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि अगर आग लग जाएगी तो वो मटेरियल कैसे बिहेव करेगा, सारी चीज़ें हम देख रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन वो कैलकुलेशन भी 100% एक्यूरेट नहीं होती है, ठीक है ना। खैर, तो के इज इक्वल्स टू ई, ए की जगह आप क्या लगाएंगे, बाय डी स्क्वायर अपॉन 4/L, ठीक है जी। तो के हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ई पाई डी स्क्वायर अपॉन 4L, ठीक है जी। अच्छा, अगर इस इक्वेशन को अगर आप गौर से देखो, अब बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना, मेरे पास एक वायर है ए, एक वायर है सेम मटेरियल की, सेम मटेरियल बी, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि क्या दोनों का यंग मॉडुलस सेम होगा या डिफरेंट होगा? सेम होगा सर, मटेरियल सेम है तो। सेम होगा। तो इसका भी ई, इसका भी ई, पाई और 4 ये दोनों चीजें भी क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट्स हैं। तो हम Constant. ये कह सकते हैं कि K इज प्रोपोर्शनल टू D स्क्वायर L, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L। ये बन सकता है रिलेशन। ये समझ नहीं आया रिलेशन। हमने E, पाई और 4 इस सारी चीजों को क्या ले लिया हम, इस कांस्टेंट। कांस्टेंट। जब हम इज इक्वल्स टू में कांस्टेंट लेते हैं किसी चीज को तो इज इक्वल्स टू किस में बदल जाता है, प्रोपोर्शनल में। यस। तो उस हिसाब से देखो ना, जब मैं प्रोपोर्शनल कर रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ कि के डायमीटर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है और लेंथ के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। सर इसका मतलब अगर लेंथ बढ़ती जाएगी तो कांस्टेंट के कांस्टेंट छोटा सा रहेगा। जी बिल्कुल, जितना लंबा स्प्रिंग होगा इसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना कम होता जाता है। तो ये कैसे, लेंथ बढ़ेगी तो स्प्रिंग कांस्टेंट भी तो बढ़ता रहेगा ना, तो वो खींचता रहेगा ज्यादा लंबा तक। ज्यादा जो चीज लंबी हो जाती है ना उसको खींचना आसान हो जाता है ना, क्योंकि उसके अंदर एक्सटेंशन ज्यादा होती है ना। स्ट्रेन की क्या डेफिनेशन है? यार फिर से रिपीट कर सकते हैं पूरा, मतलब ये वाला जो आप अभी जो आपने डेरिवेशन, अभी जो आपने ये डेरिवेशन। मैंने जो रिलेशन बताया, मैंने कहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो है ना वो किसी भी मटेरियल की थिकनेस के ऊपर उसके डायमीटर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्क्वायर के। यानी मटेरियल हमारे पास जितना चौड़ा होता जाएगा, किसी वायर का, किसी मटेरियल का डायमीटर जितना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा उतना ज़्यादा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। यानी आपके पास वो मटेरियल उतना ज़्यादा टफ होता चला जाएगा, और जितनी ज़्यादा हम किसी चीज़ को लंबा करते जाएंगे, यानी लंबा स्प्रिंग लाते लाएंगे, लेंथ ज़्यादा रखेंगे, तो उसके अंदर एक्सटेंशन ज़्यादा होगी, यानी उसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। और यही चीज़ स्ट्रेन भी बता रही है कि अगर कोई चीज़ ज़्यादा लंबी होगी तो उसमें ज़्यादा एक्सटेंशन होगी, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंशन, और उसी का रेशियो जो है वो क्या है, स्ट्रेन है, ठीक है ना। मतलब के लिए मतलब लेंथ बढ़ती रहेगी तो फोर्स कम लगती रहेगी, जिसकी वजह से के आपका कम आएगा, राइट। चलिए, कॉपी हो गया यहाँ तक? जी बच्चों, कॉपी हो गया ये।
जी सर हो गया। मैं एक दफ़ा ये सर डेरिवेशन रिपीट कर दूं। सर पिछली क्लास में एंड में टेंसाइल वाला बता रहे थे ना, वो दोबारा बता दीजिएगा। वो भी बता देता हूँ, फिक्र क्यों कर रहे हो। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा निकल लें कॉपी। ये रिलेशन बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है। अक्सर हम इस रिलेशन का इस्तेमाल करते हैं जब हम एमसीक्यू के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम एक और रिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं। वो रिलेशन क्या है? हमें पता है कि एफ किसके बराबर होता है, के एक्स के। ठीक है, एफ किसके बराबर है, के एक्स के। तो हम ये कह सकते हैं कि के किसके बराबर होगा, एफ अपॉन एक्स के। ठीक है जी, इज दैट क्लियर? के किसके बराबर होगा, एफ अपॉन एक्स के। इसी इक्वेशन के अंदर अगर मैं k इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर अपॉन एल, ये इक्वेशन मैं कह रहा हूँ, ये अगेन इक्वेशन बड़ी यूजफुल होगी आपके पास एमसीक्यू के सॉल्यूशंस में। तो k इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है, अगर मैं k की जगह यहाँ वैल्यू रख दूँ, f अपॉन एक्स इज प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर अपॉन एल। ठीक है जी, जी जी हाँ। तो ये f अपॉन एक्स इज इक्वल टू डी स्क्वायर अपॉन एल, ये आपके पास रिलेशन बन जाएगा। ठीक है जी, मैं इसको मिटा देता हूँ जरा यहाँ से। अब अगर मैं इस इक्वेशन को फ्लिप कर दूं दोनों साइडों पे, तो हो जाएगा x इज प्रोपोर्शनल टू l एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। ठीक है, x अपॉन f होगा। लेकिन अगर हम कह दें इफ फोर्स इज कांस्टेंट, अगर फोर्स भी कांस्टेंट हो जाए तो एक और रिलेशन हमारे पास डेवलप हो रहा है, दैट इज x is directly proportional to L and inversely proportional to diameter square। ये रिलेशन आपको ये कह रहा है कि एक्सटेंशन किसी भी मटेरियल की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डायमीटर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है जी, तो दिस रिलेशन इज आल्सो वेरी यूजफुल। और इससे रिलेटेड भी हम लोग क्वेश्चंस को करते हैं कि जी अगर हमारे पास एक मटेरियल है, उसमें हमने सेम फोर्स लगाई हुई है, हमने उसका डायमीटर चेंज कर दिया है, तो किस तरीके से उसमें एक्सटेंशन का चेंज आएगा। ठीक है, ये आप कॉपी करें, मैं आपको इसका क्वेश्चन भी दिखाता हूँ। मैं सर आपने f अपॉन एक्स को फ्लिप क्यों किए? क्योंकि मुझे एक्सटेंशन का रिलेशन बनाना था, मुझे फोर्स कांस्टेंट रखनी थी और मुझे एक्सटेंशन का रिलेशन बनाना था। ठीक है, कॉपी हो गया ये? जी सर हो गया। अच्छा जी, जरा ये वाला क्वेश्चन मुझे करके बताइएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 2। सर जी इतने सारे रिलेशन बन गए ना कि कंफ्यूज हो रहे हैं कि मैं तो हो रहा हूँ कि किसमें क्या लगाना है।
देखो ना, सवाल पढ़ के डिसाइड करो ना। हम सवाल पढ़ोगे तुम्हें खुद ही समझ में आएगा कौन सा रिलेशन कब कहाँ लगेगा। हाँ भाई, हो गया ये क्वेश्चन। हाँ भाई, आवाज आ रही है भाई मेरी? यस सर, आ रही है, मुझसे तो नहीं हुआ। देखें जी, a wire is stretched by 8 millimeters when the load of 60 newtons is applied। ठीक है, तो हमने एक वायर को स्ट्रेच किया है 8 मिलीमीटर जब हमने 60 न्यूटन्स का लोड उस पर लगाया है। ठीक है, अच्छा, what will be the extension of the wire of same material having 4 time cross section area? ठीक है, twice of the original length when the same load is applied। ठीक है जी, तो हम एक रिलेशन बना लेते हैं, बड़ा सिंपल सा। हमने क्या कहा है कि एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर स्क्वायर, सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ की और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डायमीटर स्क्वायर की। ठीक है, डायमीटर यानी एरिया, यानी हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सटेंशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होती है, एरिया के। ठीक है, अच्छा जी, और 60 न्यूटन एरिया का कहाँ लोड। से, एरिया क्यों लिख दिया डी स्क्वायर तो डायमीटर। हाँ देखो ना, डी स्क्वायर, बेसिकली डी स्क्वायर किसके बराबर होता है, हम इस एरिया इज इक्वल्स टू पाई डी स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है ना, यहाँ पे उन्होंने क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दिया है तो इसलिए मैंने डी स्क्वायर की जगह ए लिख दिया है, क्योंकि पाई और 4 क्या रहेगा, हम इस कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है ना, क्या कहते हो, तो मैं इसका दोबारा से तुम्हें रिलेशन बना के देता हूँ एक्सटेंशन के लिए। सर बना दे, ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा चलो, मैं इसका रिलेशन दोबारा से बना देता हूँ एक और। ठीक है, अच्छा जी, ई किसके बराबर है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। ठीक है जी, और हमारे पास ई बराबर हो जाएगा एफ अपॉन ए
और x अपॉन l के। ठीक है जी, हम इस क्लियर हो गया यहाँ तक? यस सर, यहाँ तक तो क्लियर है। E किसके बराबर है? f अपॉन a डिवाइडेड बाय x अपॉन l। ठीक है जी, डिवाइड हो रहा है, डिवाइड का सिंबल जब मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो E इज इक्वल टू f अपॉन a मल्टीप्लाई बाय l अपॉन x हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, यानी ये लिखा हुआ है E इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एक्स। अच्छा, अब इस x को इधर ले आते हैं और E को इधर ले आते हैं, तो x इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए इंटू ई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हम पहले E लिखते हैं फिर x लिखते हैं। ठीक है, सॉरी A लिखते हैं। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब सवाल पढ़िए, सवाल में उसने क्या बोला है हमें। सबसे पहली बात, व्हाट विल बी द एक्सटेंशन ऑफ वायर ऑफ द सेम मटेरियल। सेम मटेरियल का क्या मतलब है? ई क्या रहेगा दोनों का? कांस्टेंट। सेम और रहेगा। सेम रहेगा, और सेम लोड, यानी हमने उस पे भी 60 लगाया था तो उस पे भी हम कितना ही लोड लगाएंगे। ठीक है, इसका मतलब है एफ भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। हाँ भाई, हम इस यस सर। जब ई और एफ दोनों कांस्टेंट हो जाएंगे तो जो हमने रिलेशन बनाया है उसमें ये एफ और ई दोनों को हम क्या कंसिडर कर लेंगे? कांस्टेंट मान लेंगे। तो क्या रिलेशन बन रहा है? एक्स इज प्रोपोर्शनल टू एन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, यही बन रहा है। यस। मैंने भी अभी डायमीटर से डायरेक्ट ये रिलेशन बना लिया था। अब एक्सटेंशन पहले कितनी थी हमारे पास? अब हम क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। पहले एक्सटेंशन कितनी थी? 8 मिलीमीटर। हम इस कितनी थी? 8 मिलीमीटर। जब हम कह रहे हैं कि लेंथ कितनी थी L और A कितना था, एरिया कितना था A, इस तरीके से हम कंसिडर कर लेते हैं। फिर वो कह रहा है कि कितनी एक्सटेंशन होगी x न्यू, जब तुम्हारे पास हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को कितने टाइम्स करेंगे? 4 टाइम्स। और ओरिजिनल लेंथ को क्या करोगे? ट्वाइस। यानी L को क्या कर देना चाहिए हम इस 2L 2L और एरिया को क्या कर 4A। 4A। ठीक है जी, 2 1 2, x इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू L अपॉन 2A। ठीक है, हम इस सही। ये बताओ L अपॉन A किसके बराबर है? L अपॉन A कितना है? X 8 है ना, ऊपर जो हमने रिलेशन बनाया है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 8 अपॉन 2, यही हो जाएगा, क्योंकि L अपॉन A की जगह मैंने 8 लगाया और उसको डिवाइड बाय 2 किया। ठीक है, चाहो तो ये कैंसिलेशन ना करो, पहले L अपॉन A की जगह 8 कर दो। 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा? 16। 16 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आंसर आएगा? 4। क्या करेक्ट आंसर है? ठीक है, 8 वाले कौन हजरात थे भाई? जी, यही आया सबका आंसर। उसामा, आंसर यही था ना या कुछ और आया था? सर नहीं, बीच में फंस गया था सर मैं। अच्छा, बाय द वे ये थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग में अजीब सा लगेगा, थोड़ा सा कड़वा लगेंगी ये चीजें, लेकिन उसके बाद व्हेन यू गेट यूज्ड टू इट, आप इसको करना शुरू करोगे इन क्वेश्चंस को, तो ये सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे आप लोगों से। ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसका। ठीक है, ठीक। तो टेंशन की बात नहीं है, परेशान नहीं हो। नेक्स्ट क्लास में भी मैं इसको और इसके पास्ट पेपर्स के कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा। अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को भी मैं डिस्कस कर लूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर, और इसके अलावा जो है एक स्प्रिंग सिस्टम की एक चीज़ है वो भी मैं डिस्कस कर लूंगा। तो फिर नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, जो मेरे ख्याल है मंडे को शायद फेस टू फेस अब हमारी क्लास होगी। जी जी इंशाल्लाह। हाँ, तो फिर ये है कि उसमें फिर हम लोग इस चैप्टर को फिनिश कर लेंगे। ठीक है ये भाई? बुक आपने दे दी सर आपने वहाँ पर? यार ये बुक तो है वहाँ पे ऑलरेडी, सारी बुक्स हमारी होती है वहाँ पे, तो ये मिल जाएगी मेरा ख्याल है अब आप लोग जब जाओगे ना। सर एक दिन व्हाइट बोर्ड दिखाएंगे जो अभी आपने क्या चीज? व्हाइट बोर्ड दिखाएंगे जो भी आपने
सही है सर, हो गया कॉफी। चलो ठीक है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।